हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे एक तो हमारी मार्केट को कैसी रह सकती है, कल की मार्केट की नीयत और वहां पर क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल कर आते हैं। और उसी के साथ साथ बैंक निफ्टी की होगी एक्सपायरी, तो वहां पर क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है उसे स्टडी करेंगे। और इसी के साथ साथ कल के दिन होने वाली स्मीरा एग्रो एंड इंफ्रा एसएमई आईपीओ की फाइनल डेट, तो वहां पर मेरा क्या पर्सनल एंड फाइनल डिसीजन रहने वाला है एज पर माई माइंडसेट, एज पर माई रिस्क फैक्टर फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव, उसे स्टडी करने की कोशिश करेंगे। और उसी के साथ साथ कल के दिन होने वाली है पांच पांच आईपीओ की लिस्टिंग, जिनमें तीन हमारे आ चुके हैं मेन लाइन आईपीओ और दो आ चुके हैं एसएमई आईपीओ। तो वहां पर उन पांचों आईपीओ की क्या रहेगी मेरी पर्सनल लिस्टिंग स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग टू माई माइंडसेट, अकॉर्डिंग टू माई रिस्क फैक्टर। तो वहां पर इन सभी चीजों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले आज के दिन का एफआई और डीआई डाटा चेकआउट करते हैं, तो डीआई ने 167 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर एफआई ने 95 करोड़ की सेलिंग करी है। नेट में फिगर फ्लैट्स है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारे सबसे पहले आईपीओ की, तो अगर मैं समीरा एग्रो एंड इंफ्रा में अपने पर्सनल फाइनल डिसीजन की बात करूं, तो जैसा कि हमारी बात हुई थी इसके आईपीओ के रिव्यू वीडियो में, मैं इस आईपीओ को क्लियरली अवॉइड करने वाला हूं, क्योंकि ये एक ऐसा आईपीओ होने वाला है जहां पर हाई रिस्क एंड लो रिटर्न्स का सीन मुझे लग रहा है मेरी स्टडी के अकॉर्डिंग। तो ऐसे में मैं इस आईपीओ को इजीली अवॉइड करने वाला हूं। मेरे रिस्क फैक्टर में ये आईपीओ नहीं बैठ रहा है। क्या ये आईपीओ हमें अच्छा मुनाफा नहीं दे सकता? दे सकता है। मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, बट जहां पर हमारे पास एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का जो हमारे पास सिनेरियो होता है कि जहां पर अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं, तो वो प्रोबेबिलिटी मुझे इसमें सूट नहीं कर रही है। तो इस वजह से मैं इस आईपीओ को इजीली अवॉइड करने वाला हूं। लेकिन ये मैंने अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग, अपने रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग आप लोगों को अपना डिसीजन बताया फॉर एजुकेशन पर्पस। आप लोग अपना माइंडसेट को देखिएगा और उसके बाद अपने रिस्क फैक्टर को देखिएगा और उसके बाद अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कोई डिसीजन बनाइएगा। एनीवे अगर हम इसकी जीएमपी की बात कर लेते हैं आज के टाइम पर, तो यहाँ पर कुछ भी जीएमपी में काम नहीं हो रहा है और यहाँ पर 0% चल रहा है। अब अगर हम बात करते हैं हमारे सभी आईपीओ की, जहां पर जिनकी होने वाली है कल के दिन लिस्टिंग, तो उनमें आ जाते हैं हैप्पी फोर्जिंग और मुफ्ती जीन्स, यानी कि क्रेडो ब्रांड्स मार्केटिंग। बट ये दोनों आईपीओ मुझे अलॉट हुए हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोफोर्स और शांति स्पिनटेक्स को मैंने अप्लाई नहीं किया था। आरबीजेड ज्वेलर्स को भी मैंने अप्लाई नहीं किया था। तो ये तीनों आईपीएस मेरे पास होने नहीं वाले। बट अगर ये तीनों आईपीएस भी मेरे पास होते तो मेरी इन सभी में क्या रहने वाली थी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, उसे स्टडी करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं सबसे पहले हैप्पी फोर्जिंग की बात करूं या फिर हमारे मुफ्ती मेंसवियर की बात करूं, दोनों ही आईपीएस में मेरी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी सेम रहेगी। तो देखो सबसे पहले तो हमारे पास दो माइंडसेट आ जाते हैं। एक तो हमारा होता है कि लिस्टिंग गेन लेना है हमने, दूसरा होता है हमारा कि हमने तो लॉन्ग टर्म के लिए जाना है, कि हमें फर्क ही नहीं पड़ता कि आज के टाइम पे वो कहाँ खुल रहा है, चाहे वो प्रॉफिट में खुले चाहे डिस्काउंट में खुले। हमारा तो मोटो जहाँ पर लॉन्ग टर्म का है और हमने तो जहाँ पर बाय एंड होल्ड एंड फॉरगेट की स्ट्रेटेजी को यूज कर दिया, तो इस सिनेरियो में तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। बट मेरा हमेशा जो भी आईपीओ लगाता हूँ, मेरा सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन का मोटो होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड्स को। अगर आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें एज पर योर रिस्क फैक्टर, एज पर योर नीड्स, एज पर योर गोल, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सोल्व कर दिया जाएगा। बट अगर हम लिस्टिंग गेन के पर्सपेक्टिव में मैं अपनी डिसीजन देने की कोशिश करूं अपनी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी की, तो वहां पर जैसे ही ये दोनों आईपीएस खुलते हैं तो 50% क्वांटिटी को इमीडिएट बुक करूंगा। बाकी रिमेनिंग 50% क्वांटिटी को मैं पहले 15 मिनट के लो पर इजीली ट्रेल कर दूंगा। ये थी मेरी इस दोनों आईपीएस में लिस्टिंग स्ट्रेटेजी। बट अगर ये आईपीएस 20% के गेन के ऊपर खुलते हैं, तब तो मेरी यही इसमें लिस्टिंग स्ट्रेटेजी चलने वाली है। बट अगर मान लो कि 0 से 20% के बीच में खुलते हैं, क्योंकि जिस तरीके से थोड़े से आईपीओ एज बिलो एक्सपेक्टेशन खुल रहे हैं, तो वहां पर कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में मैं वहां पर इमीडिएट पूरा का पूरा बुक करने की कोशिश करूंगा। क्या वहां से बाउंस बैक नहीं आ सकता? पूरे पूरे चांसेस रहेंगे बाउंस बैक आने के और वहां से अच्छा खासा ऊपर को जाने के। बट क्योंकि नया आईपीओ जब भी खुलता है तो हमें नहीं पता होता वहां पर किस तरीके से वो परफॉर्म करेगा, तो इस वजह से मुझे वहां पर फर्क नहीं पड़ता उसके बाद वो कहां जा रहा है। मेरा मोटो था सिर्फ लिस्टिंग गेन लेना, मेरा काम हो चुका था। और ये तो थी इन दोनों आईपीओ में लिस्टिंग स्ट्रेटेजी। क्या डिस्काउंट में नहीं खुल सकते? खुल सकते हैं। बट जहां पर इन दोनों आईपीओ के डिस्काउंट में खुलने के चांसेस काफी ज्यादा कम है, बट अगर फिर भी खुलते हैं तो वहां पर मेरी जो लिस्टिंग स्ट्रेटेजी रहेगी कि वहां पर मेरा पहला लॉस ही मैक्सिमम लॉस होता है, तो मैं वहां पर उन्हें इमीडिएट बुक करने की कोशिश करता हूं और बाहर निकल जाता हूं।
बट ज्यादा से ज्यादा मान लो कि कोई आईपीओ 100 रुपए के प्राइस पर खुल चुका है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा वहां पर क्या करता, 1% के मैक्सिमम स्टॉप लॉस के साथ, यानी कि 99 रुपीज के नीचे अगर जाता तो मैं एग्जिट कर देता, और 99 रुपीज को अपना स्टॉप लॉस मानते हुए उसे ट्रेल करके अपने लॉसेस को मिनिमाइज करने की कोशिश करता। तो इन तीनों ही सिनेरियो में मैंने आप लोगों को दोनों आईपीओ की लिस्टिंग स्ट्रेटेजी क्लियर कर दी है, जो मैं यूज करने वाला हूँ पर्सनली, जो मैंने सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज यूज करी है। अब रही बात आरबीजेड ज्वेलर्स की। आरबीजेड ज्वेलर्स को इंपॉर्टेंट होगा किस तरीके से इस आईपीओ की लिस्टिंग होती है। देखो, हम सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के पर्सपेक्टिव से चलते हैं, लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। अगर ये आईपीओ एक अच्छा खासा लिस्टिंग गेन में ओपन होता, मतलब कि हमें 20% के ऊपर का लिस्टिंग गेन देता है, तो वहां पर मैं 50% क्वांटिटी इमीडिएट बुक करके बाकी रिमेनिंग 50% क्वांटिटी को पहले 5 मिनट के लो पर ट्रेल करने की कोशिश करता। सेकंड सिनेरियो कि अगर वही 0 to 20% के बीच में ओपन होता है, तो मैं पूरा का पूरा बुक कर जाता, फिर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तो उसके बाद कहाँ जा रहा है। थर्ड, डिस्काउंट में खुलता है। तो तीनों ही सिनेरियो में मेरी सेम ही लिस्टिंग स्ट्रैटेजी रहने वाली थी, जैसा कि हमने बाकी दोनों आईपीओज़ में डिस्कस किया है कि पहला लॉस ही मेरा मैक्सिमम लॉस होगा, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1% के स्टॉप लॉस के साथ जिस भी प्राइस पर ओपन होगा, वहाँ से 1% के स्टॉप लॉस के साथ मैं मैक्सिमम उसे ट्रेल करने की कोशिश करता। क्या स्टॉप लॉस हंट होने के बाद ये ऊपर नहीं आ सकता? आ सकता है, क्योंकि मार्केट में कभी भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, बट वहां पर हमारा माइंडसेट, हमारे रूल्स हमें अपने अकॉर्डिंग बनाने पड़ेंगे। तो जो मेरे रूल्स हैं, तो वो मैंने आप लोगों को स्टडी पर्सपेक्टिव बताए हैं, ताकि आप लोगों को पता लग सके कि आप अपने रूल्स किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, ताकि आप लोगों को एक आइडिया लग सके, आप अपना माइंडसेट रेडी कर सको कि आपको किस तरीके से काम करना है। तो वहां पर आपको काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। बट अपने माइंडसेट और रिस्क रिवार्ड रेशियो को एनालिसिस करके ही अपना कोई भी डिसीजन बनाइएगा। अब रही बात दो एसएमई आईपीओस की, जो होने वाले इलेक्ट्रोफोर्स और शांति स्पिनटेक्स, जो दोनों ही एसएमई आईपीओ मैंने अप्लाई नहीं किए थे, बट अगर ये मेरे पास होते, तो जैसे कि आप सभी को मालूम है कि एसएमई आईपीओ में मेरी एक ही लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होती है कि जैसे ही वो आईपीओ लिस्ट होते हैं, मैं इमीडिएट बुक कर जाता हूँ, चाहे डिस्काउंट में खुले या फिर प्रॉफिट में खुले, क्योंकि वहां पर जनरली सर्किट्स देखने को मिल जाते हैं, चाहे अपर सर्किट लगे या लोअर सर्किट लगे। क्या कंफर्म है लगेगा? जरूरी नहीं है, बट चांसेस काफी ज्यादा हाई होते हैं कि वहां पर सर्किट्स देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे में अगर अपर सर्किट लगा, तो वहां पर तो हमें मजा भी आता है, हमारा प्रॉफिट भी बढ़ता है, और हमें लालच भी आता है। सिमिलरली अगर लोअर सर्किट लगा, तो हमें टेंशन होती है, और वहां पर हमारा मजा खराब होता है, और हमारा प्रॉफिट कम होता है, और वहां पर हम एग्जिट भी नहीं कर पाते जब तक वो सर्किट नहीं खुलेगा। तो ऐसे में हमारी सेहत में ज्यादा असर पड़ता है, हम लड़ाइयाँ करते हैं, घर वालों से रूडली बात करते हैं, हमारा कहीं भी दिल नहीं लगता। तो वहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारी सेहत। तो वहां पर इसी सर्किट के चक्कर से बचने के लिए जो मेरी स्ट्रेटेजी है कि मैं एसएमई आईपीओ को इमीडिएट बुक करने की कोशिश करता हूँ किसी भी एसएमई आईपीओ में, क्योंकि वहां पर हमारा रिस्क फैक्टर काफी ज्यादा होता है, और वहां पर लो लिक्विडिटी का भी इशू आ जाता है। तो इस वजह से जहां पर मेरा माइंडसेट हमेशा इमीडिएट बुक करने का होता है कि सबसे पहले एसएमई आईपीओ को मैं बुक करूं, और उसके बाद मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो आईपीओ डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है या आधा रह रहा है। बट इन सभी आईपीओ में ये मेरी पर्सनल लिस्टिंग स्ट्रेटेजी थी, एज पर माई माइंडसेट, एज पर माई रिस्क फैक्टर, जो मैंने आप लोगों के साथ सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव डिस्कस करी है। अब आप लोग अपना माइंडसेट देखो, अपना रिस्क फैक्टर देखो, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल डिसीजन बनाइएगा, कोई एक्शन लीजिएगा। बाय द वे, आप लोगों को कौन कौन सा आईपीओ अलॉट हुआ है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब अगर हम बात करते हैं हमारी मार्केट की, तो उससे पहले आज के दिन ना देखो, ट्यूसडे का दिन ना जनरली ज्यादा परेशान करता है, और वैसे भी आप लोगों के साथ बात हुई थी कि लास्ट वीक है, तो यहाँ पर अगर इंडेक्स वाइज हमें कोई बड़ी मूवमेंट नहीं मिल रही, तो हमें वहां पर थोड़ा सा काम सोच समझ के करना पड़ेगा, या फिर हमें कंट्रोल्ड क्वांटिटी के साथ करना पड़ेगा। अगर हम नए प्लेयर्स हैं तो अवॉइड भी कर सकते हैं। तो वहां पर आज के दिन हमने 3 ट्रेड्स ही इनिशिएट करी थी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और पर्सनली मिलने भी, जहां पर एक ट्रेड 310 से 405 तक पहुंच चुकी थी वीएनएफ की, सेकंड में फिर से 310 से 425 पहुंच चुकी थी, और थर्ड में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका था 20 पॉइंट्स का। अब देखो, सिर्फ 3 ट्रेड्स लेनी थी। अब 3 में क्या हुआ, 2 में टारगेट हिट हुआ, 2 में हमें प्रॉफिट हुआ, और एक में लॉस हुआ। लॉस कितने का हुआ, 20 पॉइंट्स का। प्रॉफिट कितने का हुआ, अप्रोक्स 100 पॉइंट ईच वो, तो चलो 200 पॉइंट का मान लिया। चलो हमने 200 भी नहीं लिया, हमने मान लिया कि हमने तो 100 पॉइंट ही कैप्चर किए हैं दोनों ट्रेड्स में, तब भी आप ओवरऑल में प्रॉफिट में हो। अब आप खुद देख लो, ये चीज समझाना चाहता हूँ कि फालतू की ट्रेड्स लेना छोड़ो। नहीं बन रहा सेटअप, मत लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको जबरदस्ती नहीं है। अपने अंदर की जो चुल है उसे खत्म करो,
जब तक वो चुल खत्म नहीं होगी तब तक हम ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा नहीं बना सकेंगे। ओवरऑल में हम लॉस में आ जाएंगे। क्या मैं यहाँ पर फिन निफ्टी की कोई हीरो जीरो ट्रेड नहीं दे सकता था? दे सकता था। एक तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था आज, और कोई ऐसी ट्रेड नहीं मिल रही थी, क्योंकि हीरो जीरो ट्रेड कर रहे हैं तो हमें कम से कम 1:3 का तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चाहिए। क्या मूव्स आई नहीं थी? आई थी, बट मुझे इतनी श्योरिटी नहीं थी। अब जब मुझे श्योरिटी नहीं हो रही है मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग, तो मैं वहां पर ऐसे कोई भी ट्रेड ले लूं, और अगर मैं कोई ट्रेड नहीं लूंगा तो मैं आप लोगों को कैसे अपडेट कर दूं? तो वहां पर सभी चीजों को सोच समझ कर हमें काम करना होता है। नहीं हो रहा, नहीं बन रहा सेटअप, छोड़ दो। 3 ट्रेड्स मिली, 100 पॉइंट्स कैप्चर किए ओवरऑल में, ठीक है ना, वो तो हो गया, काम हो गया। और नेट में भी 80 पॉइंट्स को कैप्चर करना, मतलब कि अगर हम एक लोड पर भी काम करें तो 80 गुना बैंक निफ्टी का 15 करके देख लो, तब भी हमें एक लोड के ऊपर एक दिन में 1200 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। दैट इज मोर देन इनफ। अब अगर हमें ज्यादा लालच करना है तो ज्यादा लालच के चक्कर में तो हम हमेशा लॉस ही करते रहते हैं। बस इसी पॉइंट को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें बेफालतू की ट्रेड्स को छोड़ना है। हमें सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 ट्रेड्स करनी है दिन में, मैक्सिमम 5 से 7, इससे ज्यादा हमें काम नहीं करना है। और अगर हम फालतू में काम करेंगे तो हमें दिक्कत आएगी। इससे अच्छा आप लोग ऑप्शन बाइंग छोड़ दो, वरना मार्केट खुद तो ऑप्शन बाइंग छुड़वाई देगी। अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो हमारी सिंपल सी बात थी कि 21,400 के ऊपर अगर मार्केट जाएगी तो हमें इमीडिएट मूव मिल सकती है, और वही इमीडिएट मूव मिल चुकी थी और हमारा काम हो चुका था। जहां पर रिट्रेस करी फिर से मूव आई, बस यही 2 ट्रेड्स मिली थी हमें हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग आज के दिन। बट अगर हम कल के लिए मार्केट की बात करते हैं तो देखो, अभी भी ये वीक अगर हम शांति से काम करेंगे, जहाँ हम नए प्लेयर्स हैं तो काम नहीं भी करेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट 21,500 के ऊपर हमें नई मूवमेंट मिलेगी, जहां से मैं 21,550 और 600 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। नीचे की साइड अगर मैं बात करूं तो 21,400 इमीडिएट सपोर्ट बना रहेगा। अगर इसके नीचे जाकर सस्टेन करता है तो हमें जाके नीचे की साइड 21,350 और 320 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। मेजर सपोर्ट इमीडिएट हमारे लिए बना रहेगा 21,230 के पास का। और उसी के साथ साथ कोई भी बीएनएफ में सेटअप बनता हुआ, या फिर कोई भी हीरो जीरो ट्रेड एज पर माई सेटअप, जहां पर मुझे भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो कि हाँ, जहां पर हमें प्रॉफिट हो सकता है। स्टॉप लॉस हिट कभी भी हो सकता है, किसी भी ट्रेड में भी हो सकता है, बट कॉन्फिडेंस ज्यादा होना चाहिए, कन्विक्शन होनी चाहिए हमें हमारी ट्रेड पर। अगर वो चीज मुझे देखने को मिलती हुई तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन जितनी भी चीजें जहां पर डिस्कस की गई हैं वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव की गई हैं, जहां पर किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी गई है। फिर भी अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।